हम लोग बात कर रहे थे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे और डेफिनेशन क्लास ये चल रहा था। और डेफिनेशन क्लास में जो कुछ प्रमुखता दिया गया है वो तो प्रतिस्थापना, प्रतिग्रहण, प्रतिफल, करार, वचनदाता, वचन ग्रहीता, इसकी डेफिनेशंस और ये आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड है कि आपको लगभग सारी बातें एक साथ बताई गई हैं। क्योंकि प्रस्थापना आपसे कहा गया कि कार्य है या कार्य विरति, इससे संबंधित क्या है? विलिंगनेस, रजामंदी, कोई अपने काम करने की रजामंदी या किसी काम से विरत रहने की रजामंदी किसी दूसरे को इस दृष्टिकोण से संज्ञापित करता है, यानी कम्युनिकेट करता है कि वो दूसरा उसके प्रति अपनी अनुमति ये दे, तो प्रस्थापना है। और जैसे प्रतिग्रहित हुई वचन ये बन गई। लेकिन जरूरी है प्रतिग्रहण किसके द्वारा हो? जिससे की गई, या जिससे की गई उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति वो करे। और जैसे ही प्रतिग्रहित हुई वचन, और जैसे वचन आया तो जिसकी प्रस्थापना थी वो कौन हो गया? वचनदाता। ठीक है, वो वचनदाता हुआ। और जिसने प्रतिग्रहित की वो कौन हुआ? वचन ग्रहीता। जहां तक प्रतिफल, ठीक है, इसका सवाल आया क्योंकि 2A में प्रस्थापना, 2B में प्रतिग्रहण, 2C में वचनदाता और वचन ग्रहीता, और 2D प्रतिफल। तो प्रतिफल के संबंध में विस्तार से बात हुई और आपको कहा गया है कि हिंदुस्तान में प्रतिफल जरूरी नहीं है कि वचन ग्रहीता ही दे, उसके अलावा अन्य व्यक्ति ये भी प्रतिफल ये दे सकता है। और प्रतिफल का मूल्य क्या? प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए या नहीं, इन सारी बातों पर विस्तार से बात हुई है। केवल एक बात छोड़ी हुई है और वो कब बताएंगे? जब धारा 63 वो बताना शुरू करेंगे कि जो प्रतिफल तय हुआ था, जो प्रतिफल तय हुआ था, वचन ग्रहीता ने जिसे देने का वचन दिया था, तय हुआ का मतलब क्या हुआ कि वचन ग्रहीता ने जिस प्रतिफल को देने का वचन दिया था, क्योंकि प्रतिफल देने की जिम्मेदारी किसकी है? वचन ग्रहीता की। तो जो प्रतिफल देने का वचन वचन ग्रहीता ने वचनदाता को दिया था, अगर वचन ग्रहीता ने उस प्रतिफल के स्थान पर कोई कम प्रतिफल, जो उसने वायदा किया था कि यह प्रतिफल हम देंगे, वचनदाता के वचन के पालन के प्रतिकर के तौर पर, हालांकि प्रतिकर शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रतिफल इसी शब्द का उपयोग करना चाहिए जो बेयर में वही लिखा है, लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वचनदाता ने अपने वचन के पालन के लिए जिस प्रतिफल को निर्धारित किया था, ठीक है, वचनदाता ने कहा था कि 1 लाख रुपया दोगे तो मकान देंगे। तो प्रस्थापना क्या थी? 1 लाख रुपया आप दोगे तो मकान मिलेगा। और प्रस्थापना इसको आत्यंतिक और अविशेषित रूप से आपको प्रतिग्रहित करना है। आपने आत्यंतिक और अविशेषित रूप से प्रतिग्रहित कर लिया, क्योंकि अगर न करते तो सुविधा नहीं होती।
तब तो बात ही खत्म हो गई थी। लेकिन आपने आत्यंतिक और अविशेषित रूप से प्रतिग्रहित किया 1,00,000 रुपए के लिए, और हम लोग टीपीए पढ़कर आए हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर विक्रय की संविदा हो रही है अचल संपत्ति के, तो विक्रय की परिभाषा में ही कह देता है, जो विक्रय की डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है, विक्रय की परिभाषा टीपीए में है, तो वो सिर्फ सुन लेंगे और जान लेंगे, और जिन्होंने पढ़ी है उन्हें याद होना चाहिए। मां विक्रय की परिभाषा क्या कहे, ठीक है, किस रूप में दी गई कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। कीमत जो दे दी गई है, ठीक है, या जिसे देने का वचन दिया गया है, या जो अंशता दे दी गई है और अंशता देने का वचन दिया गया, ये डेफिनेशन है विक्रय की। तो जब 1,00,000 रुपया इसमें हमने अपना मकान बेचने की संविदा आपके साथ की, इसका मतलब ही यह हुआ कि हमने 1,00,000 रुपए में अपना मकान बेचने की प्रस्तावना ये आपको दी। आपने इसको धारा 7 की भावना के मुताबिक आत्यंतिक और अविशेषित रूप से प्रतिग्रहित किया, तब यह प्रस्तावना वचन में परिवर्तित हुई। हम वचनदाता हुए, आप वचन ग्रहीता हुए, हमने अपने वचन का पालन कर दिया, ठीक है, हमने संपत्ति आपको विक्रय कर दी, और आपने कीमत 1,00,000 रुपया इसे अंशतः दे दिया और अंशतः देने का वचन दे दिया, या कीमत को पूरी तरह से देने का वचन दिया, रुपया एक भी नहीं दिया, केवल वचन दिया, तो भी विक्रय पूर्ण माना जाएगा। और यह बात आप कचहरी में अधिवक्ताओं के सामने नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आपकी हंसी बनाएंगे। सारे नहीं, जिन्होंने टीपीए पढ़ी होगी वो नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अधिकांश बनाएंगे, इसलिए उनके सामने कहने की कोई जरूरत नहीं। संपत्ति आपको ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। अब वचनदाता, यानी वचनदाता कौन है? विक्रेता। वचनदाता जो होगा वो कौन होगा? विक्रय की संविदा में विक्रेता होगा। अब जो कुछ विक्रेता वसूल सकता है वो क्या? कीमत, क्योंकि संपत्ति का विक्रय तो हो चुका है। संपत्ति तो किसके पास पहुंच गई? क्रेता के पास। रुपया उसने एक भी नहीं दिया है, रुपया उसने एक भी नहीं दिया, लेकिन देने का वचन दे दिया। और विक्रय की डेफिनेशन क्या कहती कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, और कीमत जो दे दी गई है, जिसे देने का वचन दिया गया है, यह जो अंशता दी गई है और अंशता उसके देने का वचन दिया गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब विक्रय तो पूर्ण हो गया, भले ही कीमत देने का वचन यही सिर्फ दिया गया है, कीमत नहीं दी गई, वचन दिया गया। लेकिन मकान का मालिक कौन हो गया? वचन ग्रहीता। अब हम उससे मकान नहीं पा सकते, और अगर हम मकान वापस पाना चाहते हैं तो उसके द्वारा निर्धारित की गई कीमत हमें देनी होगी। हाँ, ये ठीक है कि जो मेरी कीमत उस पर बकाया है उसे हम अपने द्वारा दे कीमत में से मुजरा सेट ऑफ कर ले, ये ठीक है, वो एडजस्ट तो होगी, लेकिन कीमत हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि स्वामित्व तो उसके पास गया। अब सवाल ये है कि 1,00,000 में मकान तय हुआ था, यानी प्रतिग्रहिता ने, जो इस विक्रय की संविदा में कौन है? क्रेता, ठीक है, उसने वचन दाता
यानी इस संविदा के विक्रेता इसे 1,00,000 रुपए प्रतिफल देने का वचन दिया था और ये 50,000 रुपए देता है। कहता हम पे बाकी नहीं। वचनदाता यानी हम 50,000 रुपया लेने को राजी हो जाते हैं। तो ये जो शेष 50,000 है, ठीक है ना, जिसे देने का वचन प्रतिग्रहिता ने दिया था, क्योंकि वचनदाता की वांछा, वचनदाता की इच्छा मकान को 1,00,000 रुपए में बेचने की थी, ठीक है ना, और प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर तय होगा, लिखा है प्रतिफल की परिभाषा। तो इसने जो ये 50,000 रुपया सिर्फ दिया, जबकि देने का वचन 1,00,000 रुपया दिया था, और जिसे वचनदाता ने मजबूरी में, क्योंकि उसके तो सारे ही पैसे चले गए, ये तो कुछ भी नहीं दे रहे थे, ठीक है। हां, ये ठीक है कि वो मुकदमा लड़े 1,00,000 रुपया प्राप्त करने के लिए, ये नहीं दे पाएंगे तो यही मकान नीलाम होकर उसका 1,00,000 रुपया दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वचनदाता ये सब नहीं करना चाहता और वो 1,00,000 रुपए के बदले 50,000 रुपया लेने को राजी हो गया। कालांतर में प्रतिग्रहिता के पास बहुत रुपए आ गए और वचनदाता अब ये चाहता कि मेरा जो 50,000 बकाया है, आपने तो 1,00,000 देने का वचन दिया था, 50,000 आपने दिया और हमने मजबूरी में उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए शेष 50,000 इसके लिए अगर वचनदाता मुकदमा लाता है तो इंग्लैंड अगर होगा, अगर इंग्लैंड में यही स्थिति हो तो वचनदाता को अनुमति रहेगी कि वो अपना 50,000 वापस पा ले। लेकिन हिंदुस्तान में यह स्थिति नहीं है, ठीक है। हिंदुस्तान में अब ये वचनदाता, क्योंकि ये 50,000 लेने को राजी हुआ, इसलिए अब ये शेष 50,000 नहीं ले सकता। क्यों? यहां भारतीय संविदा अधिनियम में धारा 63 है और वो धारा 63 भारतीय संविदा अधिनियम की का भाग है और वो इसी विषय से संबंधित है। वो ये कहती है कि अगर वचन ग्रहीता ने कोई प्रतिफल देने का वचन दिया था और वचनदाता अपने किए गए कार्य के लिए उस प्रतिफल के बदले कोई अन्य प्रतिफल, जो प्रतिफल देने का वचन दिया गया था उसके बदले कोई अन्य प्रतिफल ये स्वेच्छा से प्रतिग्रहित कर लेता है, तो फिर वो वचन ग्रहीता को प्रतिफल न देने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं ला सकता। आपने अपनी इच्छा से 1,00,000 की जगह 50,000 स्वीकार किया, तो धारा 63 आपको शेष प्रतिफल लाने से या शेष प्रतिफल के लिए मुकदमा लाने से रोक देगी। इस विषय या प्रतिफल से संबंधित इस आयाम की चर्चा हम लोग विस्तार से तब करेंगे जबकि हम धारा 63 पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। शेष चर्चा है प्रतिफल के संबंध में कि प्रतिफल देने का दायित्व किस पर है, क्या प्रतिफल का मूल्यवान होना आवश्यक है, क्या प्रतिफल का पर्याप्त होना भी जरूरी है, ठीक है। इन सब बातों पर चर्चा हम लोगों ने की थी और यह पाया था कि प्रतिफल देने का दायित्व किसका है, वचन ग्रहीता का। वचन ग्रहीता क्या खुद प्रतिफल को तय करेगा? नहीं, उसे वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता की वांछा पर प्रतिफल का भुगतान करना होगा। क्या वचन ग्रहीता के अलावा भी कोई प्रतिफल दे सकता है? यस, दे सकता है, क्योंकि प्रतिफल की डेफिनेशन में लिखा हुआ वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति। क्या प्रतिफल भूतकाल में भी दिया जा सकता है या भूतकालीन प्रतिफल ये भी हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि प्रतिफल की जो डेफिनेशन है उसमें प्रतिफल तीनों कालों के लिए वर्णित है। और धारा 25 की भी चर्चा हम लोगों ने की थी, उसकी चर्चा भी यथास्थान करेंगे, ठीक है। प्रतिफल का पर्याप्त होना जरूरी नहीं, और प्रतिफल का अगर एक हिस्सा वचनदाता ने अपनी इच्छा से
प्रतिग्रहित कर लिया है, तो फिर वचनदाता शेष प्रतिफल के लिए मुकदमा नहीं लाएगा। क्यों? यह धारा 63 भारतीय संविधान अधिनियम में स्पष्ट रूप से मना है। वो जब धारा 63 आएगी तब देखेंगे। अंग्रेजी विधि में यह भिन्नता है। अंग्रेजी विधि में वचनदाता शेष प्रतिफल के लिए मुकदमा ला सकता है। वो केस आप लोगों की किताबों में नोट, आप देखेंगे वहां इंग्लैंड में वो कहेंगे इतना प्रतिफल था, वचनदाता ने इतना स्वीकार कर लिया मजबूरी में, उसके बाद वचनदाता फिर वचन ग्रहीता पर शेष प्रतिफल के लिए मुकदमा लाया और इंग्लैंड के न्यायालय ने कहा कि ज्यादा और कम बराबर नहीं हो सकते। अगर 1 लाख का प्रतिफल तय था और सिर्फ 85,000 दिया गया, तो किसी भी कीमत पर 50,000 को 1 लाख नहीं माना जा सकता और प्रतिफल का भुगतान वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। वचनदाता ने अगर मजबूरी में 1 लाख की जगह 50,000 स्वीकार कर लिए तो इस मजबूरी का फायदा वचन ग्रहीता को उठाने नहीं दिया जाएगा और वहां वचनदाता को इस अधिकार से संपन्न माना गया है कि वो शेष प्रतिफल की रकम वसूल ले। लेकिन अंग्रेजी विधि हमारे यहां लागू नहीं होगी, इसलिए क्योंकि हमारा भारतीय संविधान अधिनियम अधिनियमित स्वरूप में उपलब्ध है और उसकी धारा 63 इसके बिल्कुल विपरीत व्यवस्था करती है। उसकी ठीक से चर्चा तभी करेंगे जब यथास्थान वो आएगी। कुल मिलाकर प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, वचनदाता, वचन ग्रहीता और प्रतिफल, इस पर हम लोगों ने बात कर ली थी। और करार की बात जहां पर आई थी तो बिल्कुल फर्स्ट डे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहे थे तभी करार की बात की थी, क्योंकि अंततः करार को ही संविदा होना है। करार 2 प्रकार का होगा, एक जो विदिता प्रवर्तनीय नहीं होगा और एक जो विदिता प्रवर्तनीय होगा। विदिता मीनिंग देयर बाय कानून की प्रक्रिया से, प्रवर्तनीय मतलब लागू कराना। करार 2 प्रकार के होंगे। एक वो करार होगा जो यदि पक्षकारों द्वारा लागू न किया जाए, यानी करार में पक्षकारों ने अपने लिए जो जो किया जाना निर्धारित किया था, अगर पक्षकार करार में अपने द्वारा निश्चित की गई अपनी भूमिका इसका निर्वहन करने को तैयार न हो, अगर अपनी भूमिका का निर्वहन करने को तैयार है, करार में जो उन्होंने अपनी भूमिका निश्चित की थी, तब तो कानून की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तब कानून की क्या आवश्यकता, तब तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कानून की जरूरत ये तो तब पड़ती है जब आप अपना काम नहीं करते। 2 व्यक्तियों के बीच करार हुआ, करार क्या है इस पर चर्चा नहीं करना, लेकिन करार हुआ। अब दोनों करार में अपने अपने भाग का पालन कर रहे हैं, तो कानून की जरूरत ही नहीं है। लेकिन करार हुआ और करार के पक्षकार करार में अपने लिए निश्चित भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे, अब कानून की जरूरत पड़ेगी। तो कानून से जब आप मदद मांगेंगे तो सबसे पहले कानून क्या करेगा, करार की प्रकृति को देखेगा। ठीक है, कि ये करार जो आप लोगों ने किया है, इसमें जो जो काम करना आप लोगों ने निर्धारित किया है, कानून के मुताबिक वो काम किया भी जा सकता है या नहीं। अगर आपने कुछ ऐसा करना निर्धारित कर लिया है जो कानून के मुताबिक किया ही नहीं जा सकता, आपने चोरी करना निर्धारित कर लिया था कि दोनों लोग चोरी करेंगे और दूसरे पक्षकार ने कह दिया भैया हमारा मन बदल गया, हम तो चोरी नहीं करेंगे। अब आप कह रहे कि नहीं तुमने तय किया था चोरी करो चल के, तो चोरी ये
करने के लिए कानून से कम किसी को विवश नहीं किया जा सकता। अपने मन से वो चोरी करने चला जाता तो चला जाता, पकड़ा जाता तो जेल जाता, और नहीं पकड़ा जाता तो बहुत सारे लोग नहीं पकड़े गए। लेकिन कम से कम कानून उससे नहीं कहेगा कि आप चोरी करने जाओ। तो यानी अगर दो पक्षों के बीच करार है और वे अपनी भूमिका का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप कानून के पास मदद मांगने आओगे कि भाई इन्होंने करार किया था और ये अपने भाग का पालन नहीं कर रहे। ऐसी दशा में जो कानून है वो करार की प्रकृति को देखेगा कि जो करार किया गया था, क्या वो काम जिसके लिए करार हुआ था कानून के माध्यम से करवाने योग्य है, अर्थात कानून की सीमा में आता है। अगर यह पता लगेगा कि पक्षकारों के बीच जो करार हुआ था उसे कानून के माध्यम से लागू नहीं कराया जाना चाहिए, अर्थात वो विधिता प्रवर्तनीय नहीं है, तो करार है, करार है। लेकिन इस करार को कानून की दुनिया में नाम क्या दिया जाएगा? शून्य करार। ये सिर्फ कहने भर को है, इनफैक्ट ये करार नहीं है, शून्य है ये करार, ठीक है ना। तो शून्य करार ये एक चीज हुई। और अगर ये पाया गया कि ये जो करार पक्षकारों के बीच हुआ ये बिल्कुल वैध बात को लेकर है, उन्हीं बातों को लेकर है जिनके लिए संविदा विधि जन्म ली है, या जिनके लिए संविदा विधि अस्तित्व में है, अर्थात व्यापार आदि कामों को करने के लिए। व्यापार आदि हमने शब्द इसीलिए लगाया क्योंकि संपत्ति का अंतरण भी संविदा के माध्यम से ही होगा, भागीदारी भी संविदा के माध्यम से स्थापित होगी, एजेंसी भी संविदा के माध्यम से आएगी, न्यास भी संविदा के माध्यम से आएगा, ठीक है। तो ये जो करार पक्षकारों के बीच हुआ ये कानून के माध्यम से प्रवर्तनीय है। अगर कानून ये पाता है तो ये करार शून्य करार नहीं है, फिर कानून इसे जो नाम देगा, क्या नाम देगा? संविदा। अब इसे कॉन्टेक्ट कहेंगे। तो संविदा की परिभाषा 2H में दी गई, हमने पहले लेक्चर में भी कहा था, और पहले लेक्चर में उसने क्या कहा था? करार जो विधिता प्रवर्तनीय है वो संविदा है, और करार जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं है उसके बारे में आप ये नहीं कहेंगे कि वो संविदा नहीं है, नहीं, उसके बारे में ये कहेंगे शून्य करार है, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे शून्य संविदा है, शून्य संविदा नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्या? शब्द का महत्व न समझने के कारण आप बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस में पड़ते हैं। जैसे एक आदमी दौड़ रहा है, अब वो पूछता है कि हम रुके कैसे, या आप पूछते हो कि इसे कैसे रोका जाए। गलत सवाल कर रहे हो, क्योंकि रोकना अपने आप में कोई क्रिया है ही नहीं, वो सिर्फ दौड़ना बंद कर दे, रोकने जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। रोकना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जब आप रोकना बोलते हो तो ऐसा लगता है कि यह भी कोई काम है, यह भी कोई कृत्य है, ठीक है ना, जिसे आप करोगे नहीं। रोकने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, दौड़ना बंद कर देना है बस। रोकना कुछ होता ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। इसलिए शब्द बिल्कुल ठीक उपयोग करना चाहिए। अगर करार शून्य है तो संविदा का सवाल ही नहीं है। संविदा केवल तब शब्द उपयोग किया जाएगा जब करार विधिता प्रवर्तनीय है। विधिता प्रवर्तनीय नहीं है तो करार ही नहीं है, वो शून्य करार है, ठीक है ना।
करार क्या है? तो आपसे पहले भी कहा कि जब दो ऐसे वचन या दो ऐसे वचनों के संवर्ग आपको दिखाई दे जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, तो आप ये समझ लें कि ये वचन या वचनों के संवर्ग जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं, तो वचन हमेशा दूसरे को दिया जाता है ना, ठीक है ना, वचन हमेशा दूसरों को दिया जाता है, और यहां वचन या वचनों के संवर्ग हैं, यानी दो हैं, और वचन हमेशा दूसरे को है। इसका मतलब इनमें से एक वचन वचनदाता के लिए है और एक वचन वचन ग्रहीता के लिए, और ये दोनों वचन परस्पर एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। वचनदाता ने कहा हम मकान देंगे 1,00,000 रुपए में, वचन ग्रहीता ने एक्सेप्ट किया हम मकान लेंगे 1,00,000 रुपए में। तो मकान देने का वचन वचनदाता की ओर से, 1,00,000 देने का वचन वचन ग्रहीता की ओर से। ये वचनों का, ये वचन का एक संवर्ग है, ये वचनों का संवर्ग भी हो सकता था, ठीक है, हम मकान देंगे, दुकान देंगे, बाग देंगे, ठीक है, मकान के बदले इतने, दुकान के बदले इतने, बाग के बदले इतने, ये वचनों का संवर्ग ये भी हो सकता था। या हम मकान देंगे, दुकान देंगे, बाग देंगे, वो कहता हम 10,00,000 रुपए देंगे और साथ में 5 साल तुम्हारे यहां नौकरी करेंगे, तो वचनों का संवर्ग भी हो सकता था। तो वचन या वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, यही करार है, ठीक है। ये वचन वचनदाता और वचन ग्रहीता द्वारा अगर वैध कार्यों को करने के बदले दिए गए, ठीक है, तो जो करार आएगा सामने वो कैसा होगा? विदिता प्रवर्तनीय और संविदा बन जाएगा। और अगर ये ऐसे होंगे कि जो वैध रूप से एक दूसरे को नहीं दिए जा सकते, ठीक है, तो ये वचनों का संवर्ग ऐसा होगा जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल तो होगा किंतु विधिता प्रवर्तनीय नहीं होगा, तब ये शून्य करार को उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। और एक चीज बच रही है, व्यतिकारी वचन। संविदा व्यतिकारी वचनों से भी निर्मित होती है। व्यतिकारी वचन कौन से होते हैं? जब हम पहुंचेंगे 50, 51, 50 नहीं, 51, 52, 53, तब आपको बताएंगे। व्यतिकारी वचन ये ऐसे दिए जाते हैं, केवल वचन दिए जा रहे हैं, केवल, दोनों वचनदाता की ओर से भी वचन है, वचन ग्रहीता की ओर से भी वचन है, ठीक है, दोनों ओर से वचन है। तुम हमें बिल्डिंग मटेरियल दोगे तो हम तुम्हारे लिए मकान बना देंगे, दोनों ओर से वचन है, ठीक है। तो जब ऐसे वचन होते हैं जो एक दूसरे के उत्तर में होते हैं, तो ये व्यतिकारी वचन कहलाते हैं और इनसे भी संविदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब उधर पहुंचेंगे तब बताएंगे आपको। तो यहां आपका कहता है प्रतिफल के बाद करार, ठीक है, 2A में प्रस्थापना, 2B में प्रतिग्रहण, 2C में वचनदाता वचन ग्रहीता, 2D में प्रतिफल, 2E में करार, ठीक है। और फिर 2F में व्यतिकारी वचन और 2G में, ठीक है, आपका शून्य करार, ठीक है, और 2H में संविदा। आपका डेफिनेशन क्लास पूछा जाता है और याद करने में कुछ नहीं है। प्रस्थापना प्रतिग्रहण AB हो गया, C वचनदाता वचन ग्रहीता, 2D प्रतिफल हो गया, 2E करार हो गया, 2F व्यतिकारी वचन हो गया, 2G शून्य करार, 2H संविदा। अब 2I शून्य करणीय संविदा की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम अवयस की संविदा पर जाएं इससे पहले डेफिनेशन क्लास खत्म कर लेना जरूरी है। और आपसे खूब प्री में पूछा जाता संविदा की डेफिनेशन कहां है, तो 2H में, ठीक है। संविदा की डेफिनेशन 2H में, शून्य करार की डेफिनेशन कहां, 2G में, ठीक है। और शून्य करणीय संविदा इसकी डेफिनेशन कहां, 2I में, ठीक है, 2I में शून्य करणीय संविदा।
इसे अलग से समझने की कोई जरूरत नहीं। हमने कहा हमेशा शब्द को एनालाइज करिए। कहता शून्य करणीय, करणीय इस शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या, करने योग्य। ठीक है, करणीय हिंदी का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, करने योग्य। ठीक है, कहते हैं यद्यपि उचितम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, यानी यद्यपि उचित है लेकिन लोक यानी समाज उसे मान्यता नहीं देता। ठीक है, यद्यपि उचितम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, यानी फिर भी वो करने योग्य नहीं है। लिव इन उचित होगा, ठीक है, लेकिन लोक विरुद्ध है इसलिए वो करने योग्य नहीं। जो कुछ उचित है वो सब कुछ करने योग्य नहीं। ठीक है, जो कुछ कानूनन वैध है वो सब कुछ करने योग्य नहीं। लोक मर्यादा का पालन ये भी होना ही चाहिए। तो करणीय मीनिंग देयर बाय करने योग्य। तो कहता शून्य करणीय, आपका प्री में खूब पूछा जाता है कि शून्य करणीय संविदा, जब तक शून्य न की जाए तब तक उसकी प्रकृति वैध संविदा की है अवैध संविदा की है। अगर उसे शून्य न कराया जाए तो उस शून्य करणीय संविदा के अंतर्गत जिसने लाभ प्राप्त किए हैं या जिसने किसी वस्तु को प्राप्त किया है उसे वस्तु में किस प्रकार का हित यह प्राप्त होता है। क्या उसे वस्तु में एक वैध हित यह प्राप्त होता है? यह वैध हित प्राप्त नहीं होता। हमने आपको बेवकूफ बनाकर यानी कपट से, आपके साथ कपट करके आपका मकान अर्जित कर लिया। ठीक है, तो शून्य करणीय संविदा के अंतर्गत हमने मकान अर्जित किया है। ठीक है, आपके मकान में मेरा जो मालिकाना हक है ये कानून की निगाह में कैसा है? ये ठीक मालिकाना हक हमें इस मकान में मिला है या मेरे इस मालिकाना हक के लिए यह माना जाए कि इस मकान में हमें ठीक मालिकाना हक नहीं मिला है? क्या माना जाए? क्योंकि हमने कपट करके आपसे आपका मकान लिखवा लिया, लेकिन कपट का प्रयोग संविदा को शून्य करणीय बनाएगा। ये आगे जब हम लोग धारा 14-15 ये पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कपट का प्रयोग संविदा को शून्य करणीय बनाएगा, ना कि शून्य बना देगा। ठीक है ना? न कि ये संविदा जिस करार से जन्म ले रही है उस करार को शून्य नहीं करेगी। संविदा तो शून्य होती ही नहीं। ठीक है, कपट का प्रयोग उस करार को शून्य नहीं बनाएगा। ठीक है, जिस करार के आधार पर यह संविदा आई है, सीधे सीधे ये कपट का प्रयोग इस संविदा को जो कुछ बनाएगा वो क्या होगा? शून्य करणीय। और जो शून्य करणीय है तो शून्य किए जाने योग्य है ना। इसका मतलब शून्य तो नहीं है। आप चाहो तो शून्य करा लो, आप चाहो तो शून्य करा लो, तो आपने अभी शून्य तो करा ही नहीं। तो इस मकान में हमें जो हित प्राप्त हुआ है वो एकदम वैध हित है, एकदम ठीक हित है। और अगर आप इस मकान के संबंध में की गई संविदा को शून्य नहीं कराते हो तो बिल्कुल हमें एकदम अच्छा हित प्राप्त होगा। अब आप शून्य करा भी लो, आप इस संविदा को शून्य करा लो, जो आपके विकल्प पर शून्य करनी, क्योंकि संविदा में आपकी संमति कपट के माध्यम से ली गई थी। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कपट से संविदा में
किसी पक्षकार की सम्मति ली जाए, तो जिस पक्षकार की सम्मति कपट से ली गई है उसी के विकल्प पर संविदा शून्य करनी होती है। वो चाहे तो संविदा को शून्य करा ले और न चाहे तो मत कराए। दूसरे पक्षकार को इसमें कोई हक नहीं मिलता, ठीक है ना। हमें संविदा में कोई हक नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है हमें संविदा को शून्य कराने का हक नहीं मिलता। यद्यपि संविदा के अंतर्गत हमें जो कुछ मिला है वो पूरी तरह वैध है, क्योंकि ये शून्य करनी है, शून्य नहीं है। और शून्य आपने अभी किया नहीं। अब आप शून्य करना चाहते हैं या शून्य करते हैं, लेकिन आप शून्य करो इससे पहले ही हमने वो मकान उठाया, मिस्टर ए को बेच दिया। तो अब आप जब इस संविदा को शून्य करोगे तो आपको क्या मिले? मकान, ठीक है, मकान या फिर मकान की कीमत, ठीक है, मकान की कीमत। क्योंकि आपने तो बेचा था ना, हमने खरीदा था, तो हमने प्रतिफल दिया होगा आपको, ठीक है। हां, आपने मकान हमें बेचा था, ठीक है, और मकान मेरे पास था, तो प्रतिफल हमने आपको दिया, ठीक है। आपने हमें मकान दिया था और हमने वो मकान तीसरे पक्ष को बेच दिया। अब सवाल ये है, अब आप इस शून्य करनी संविदा को शून्य करने का मुकदमा लाए, तो आपको क्या मिले? वो मकान मिले, ठीक है, जो शून्य करनी संविदा के अंतर्गत आपने हमें बेचा था और जो वर्तमान दशा में तीसरे पक्ष को जा चुका है। या फिर आपको प्रतिकर मिले, ठीक है। वो प्रतिकर कितना हो, क्या हो, कैसा हो, इसकी चर्चा जब हम कब करेंगे? जब धारा 64 पर पहुंचेंगे, ठीक है। जब धारा 64 पर पहुंचेंगे तब इसकी बात चलेगी कि कितना प्रतिकर मिले या क्या नहीं मिले आपको। लेकिन यहां पर मोटे मोटे में आप समझ लेंगे, आपको मकान नहीं मिलेगा, ठीक है, मकान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो संविदा हमारे साथ की थी वो संविदा शून्य करनी थी, शून्य नहीं थी। इतने मकान तो मेरे पास आ गया और मेरे पास जो मकान आया वो एक वैध संविदा के अंतर्गत आया, ये माना जाएगा, ठीक है ना। शून्य करनी थी, शून्य तो नहीं थी, और हमने वो मकान तीसरे पक्ष को दे दिया। तो तीसरे पक्ष को जो हमने मकान ट्रांसफर किया, उस मकान में कानून की निगाह में कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो मकान पूरी तरह वैध संविदा के अंतर्गत आया था। यद्यपि वो संविदा शून्य करनीय थी, शून्य किए जाने योग्य थी, लेकिन जिस समय मेरे पास आया उस समय भी शून्य करनी संविदा वैध थी, और जब हमने उसे ट्रांसफर किया उस समय भी वो शून्य करनी संविदा शून्य न होने के कारण वैध थी। तो शून्य करनी संविदा एक वैध संविदा होती है, ठीक है। यह आपका प्री में खूब पूछा जाता है, शून्य करनी संविदा एक वैध संविदा होती है, कैसी होती है? तो जब तक वो शून्य नहीं की जाती तब तक वो पूरी तरह वैध संविदा है। उस संविदा में कानूनी निगाह में, कानून के दृष्टिकोण से कोई इलीगलिटी ये नहीं होती, सिवाय इसके कि जिस पक्षकार के विकल्प पर वो शून्य करनी है वो चाहे तो उसे शून्य घोषित करवा ले, और अगर वो शून्य घोषित कराता है तो उसे क्या प्राप्त होगा ये तब बताएंगे जब धारा 64 बताना शुरू करेंगे, ठीक है ना। यदि वो शून्य घोषित कराता है तो उसे क्या मिलेगा, जिसके विकल्प पर शून्य करनी है। अगर जल्दी शून्य घोषित करा लोगे तो हो सकता है उस संविदा के अंतर्गत जो वस्तु आपने ट्रांसफर की वही मिल जाए, ठीक है। यानी अगर जल्दी हम तीसरे पक्ष को मकान ट्रांसफर ना करें, उससे पहले ही तुम शून्य घोषित करा लो, तो हो सकता है मकान ही मिल जाए,
ठीक है। और अगर आपने इसको शून्य घोषित कराने में देर कर दी तो हो सकता है मकान ना मिले, कुछ और मिले। क्या मिलेगा, जब धारा 64 की बात करेंगे तब देखेंगे। कुल मिलाकर शून्यकर्णी संविदा की डेफिनेशन यह उभरती है कि शून्यकर्णी संविदा एक ऐसी संविदा है जो संविदा के दोनों पक्षकारों के विकल्प पर, ठीक है ना, एक समान अधिकारों को प्रदान करती हो, ऐसी नहीं होती। यानी संविदा अगर शून्यकर्णी है तो यह संविदा एक पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय होती है, लेकिन दूसरे पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय कहीं भी हो सकती। देख लें, एक बार डेफिनेशन देख लें तो ज्यादा क्लियर आएगा। कहता है वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक के अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकर्णी संविदा है। क्योंकि शून्यकर्णी संविदा को डिफाइन करते हुए वो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि शून्यकर्णी संविदा एक ऐसी संविदा है जो इस संविदा के एक या अधिक पक्षकारों के विकल्प पर, ठीक है, पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो सकती है, किंतु दूसरा पक्षकार शून्यकर्णी संविदा को प्रवर्तित कराने की मांग कर सके, ठीक है, ऐसा इस संविदा में नहीं होता। कपट से, मिथ्या विद्वेषण से, भूल से अगर संविदा की गई तो संविदा शून्यकर्णी हो जाती है, ठीक है, संविदा शून्यकर्णी हो गई। और संविदा अगर शून्यकर्णी हुई तो शून्यकर्णी संविदा की डेफिनेशन के मुताबिक जिस पक्षकार के विकल्प पर यह संविदा शून्यकर्णी है वो चाहे तो इसको लागू करा ले, ठीक है, उसकी प्रेरणा पर यह संविदा लागू की जा सकती है, किंतु जिसने, या यूं कहें जिसके कारण से संविदा शून्यकर्णी हुई है, उसे इस संविदा को लागू कराने का अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है ना। और किस पक्षकार के विकल्प पर संविदा प्रवर्तित हो सकती है, वो जो शून्यकर्णी है, ये तब पता लगेगा जब शून्यकर्णी संविदाओं के बारे में बात चलेगी। यानी धारा 14, 15, 16, 17, 18 ये बताई जाएंगी, तब ये पता लगेगा कि शून्यकर्णी संविदा किस पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय होती है और किस पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय नहीं होती। वहां जब हम लोग देखेंगे 14, 15, 16, 17, 18 तो संविदा के जो दो पक्षकार होंगे उनमें से एक के विकल्प पर संविदा लागू होने योग्य होगी, अर्थात प्रवर्तनीय होगी, और एक के विकल्प पर प्रवर्तनीय नहीं होगी। तो शून्यकर्णी संविदा की डेफिनेशन संतुष्ट हो जाएगी कि शून्यकर्णी संविदा उस संविदा को कहते हैं जो एक या अधिक पक्षकारों के विकल्प पर प्रवर्तनीय है और शेष पक्षकारों के विकल्प पर प्रवर्तनीय नहीं है। इसलिए वे संविधाएं जो 14, 15, 16, 17, 18, 19 वहां वर्णित होंगी वे शून्यकर्णी संविधाएं होंगी, और वे किस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकर्णी होंगी और किस पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय होंगी, ये जब वहां पहुंचेंगे तभी जानेंगे। डेफिनेशन के तौर पर सिर्फ इतना जान सकते हैं कि शून्यकर्णी संविदा में दोनों पक्षकारों को समान अधिकार प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता। शून्यकर्णी संविदा एक पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय होती है जबकि दूसरे पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय नहीं होती, ठीक है। यह शून्यकर्णी संविदा की डेफिनेशन है। और चूंकि वो शून्यकर्णी है इसलिए जब तक शून्य न की जाए तब तक पूरी तरह वैध संविदा होती है, ठीक है ना। अब कहता है जो संविदा विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती, ठीक है, उसने क्या कहा, जो संविदा विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती।
ठीक है, यानी दो स्थितियां हो सकती। प्रथमता तो प्रस्थापना होगी, ठीक है, द्वितीयता प्रतिग्रहण होगा, प्रतिग्रहण होने के बाद वचनदाता वचन ग्रहीता बन जाएंगे, ठीक है, और वचनदाता वचन ग्रहीता द्वारा जो वचन दिए जाएंगे एक दूसरे के लिए प्रतिफल होंगे, करार हो जाएगा, ठीक है, करार यह आ जाएगा, यह करार व्यतिकारी वचनों से मिलकर बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो करार आएगा ये या तो विदिता प्रवर्तनीय होगा या विदिता प्रवर्तनीय नहीं होगा, ठीक है। अगर विदिता प्रवर्तनीय नहीं है तो करार शून्य है, ठीक है। विदिता प्रवर्तनीय है तो संविदा है, ठीक है, विदिता प्रवर्तनीय है तो संविदा है, ये 2H कह रहा है। लेकिन विदिता प्रवर्तनीय आज की तिथि पर है, आज की डेट पे, ठीक है, करार आज की डेट पर विदिता प्रवर्तनीय है, कल भी यह विदिता प्रवर्तनीय रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमने आपसे कहा कि करार अगर अवैध काम को करने के लिए किया गया है, ठीक है, तो कानून के माध्यम से उसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसलिए ऐसा करार जो अवैध बात को करने के लिए किया गया है, यह करार कैसा होगा? शून्य करार होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि विदिता प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना। और जो करार विदिता प्रवर्तनीय नहीं है वो 2G परिभाषा खंड के मुताबिक कहता है शून्य है। इसलिए यह करार जो अवैध बात को करने के लिए किया गया है, ठीक है, यह शून्य करार की परिभाषा में, यद्यपि शून्य करार अन्य भी हैं, लेकिन उनकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज होना शुरू कर देंगे। शून्य करार कौन कौन से हैं वो इस संविदा अधिनियम में ही बताया है। 23 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 30 तक जाएगा। फिर 36 वहां भी शून्य हो जाएगा। यानी एक से अधिक श्रेणियों के करार शून्य होते हैं। उस चक्कर में मत पड़िए, अभी धीमे 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 आगे बढ़िए, ठीक है ना। धैर्य के साथ आगे बढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा। अभी शून्य करार की सिर्फ कुछ श्रेणी, कुछ भी का भी नहीं, अभी हम शून्य करार की सिर्फ एक श्रेणी का जिक्र कर रहे हैं। वो कौन से? अवैध, ठीक है ना। आपने अवैध काम को करने का करार किया है, तो चूंकि अवैध काम को करने का जो करार आपने किया है इसे कानून के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। अर्थात यह अवैध काम को करने का करार विदिता प्रवर्तनीय नहीं है। और वे सारे करार जो विदिता प्रवर्तनीय नहीं है उन्हें हम 2G परिभाषा खंड के मुताबिक क्या कहते हैं? शून्य करार। और वे सारे करार जो विदिता प्रवर्तनीय हैं, यानी कानून के माध्यम से लागू कराए जा सकते हैं, उन सारे करारों को हम धारा 2H परिभाषा खंड के मुताबिक क्या कहते हैं? संविदा, ठीक है, ठीक है। अब सवाल यह है कि वो करार जो आज की तिथि पर विदिता प्रवर्तनीय होने के कारण से संविदा है, कल विधि के बदल जाने के कारण, क्योंकि विधि ये विधायिका कभी भी बदल सकती है, ठीक है, वह विधि तो विधायिका कभी भी परिवर्तित कर सकती है। तो आज जो करार हम लोगों ने किया और जो विदिता प्रवर्तनीय होने के कारण आज की तिथि पर संविदा है, अगर कल विधि में परिवर्तन के कारण, ठीक है, यह अवैध हो जाता है, अर्थात विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाता, ठीक है, तो यह करार जो किए जाने के समय संविदा था, विदिता प्रवर्तनीय होने के कारण कल जब विधि में परिवर्तन हो गया और विधि में परिवर्तन हो जाने के कारण से यह करार
विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह गया, उस क्षण इस करार की क्या पोजीशन होगी ये बताया ही नहीं जा सकता अगर 2J न हो। ठीक है, इसी स्थिति के लिए उन्होंने 2J ये बनाया है। उन्होंने क्या कहा, जो संविदा विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती, क्योंकि ये करार जिस समय किया गया था उस समय विदिता प्रवर्तनीय था, इसलिए उस समय यह संविदा हो गया था। क्योंकि करार जो विदिता प्रवर्तनीय है वो संविदा है, इसलिए यह कहा जाएगा कि यह संविदा था उस समय। लेकिन आज चूंकि विधि में परिवर्तन हो गया और आज इसे लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह गया, तो जो शब्दावली अब इस करार के संबंध में प्रयुक्त हो सकती है वो सिर्फ ये कि ये ऐसी संविदा थी जो अब प्रवर्तनीय नहीं रह गई। हम इसे करार नहीं कहेंगे, हम इसे संविदा ही कहेंगे। क्यों? उस समय तो ये संविदा थी जिस समय की गई थी। ये संविदा जो कल संविदा थी आज विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह गई, ये स्थिति आ गई। ठीक है ना, संविदा जो विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वो तब शून्य हो जाती है जब वो इस प्रकार प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। तो आज ये संविदा शून्य हो गई। ठीक है ना, शून्य संविदा प्रारंभ से हो यह असंभव है। ठीक है, प्रारंभ से संविदा शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ करार से होता है। ठीक है, और करार जब विदिता प्रवर्तनीय होता तभी संविदा बनता है। इसलिए कोई संविदा आरंभता शून्य नहीं हो सकती। ठीक है ना, कॉन्टेक्ट वॉइड एब इनिशियो हो ही नहीं सकता। ठीक है, संविदा प्रारंभ से शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि संविदा तभी बनेगी जब वो प्रारंभता शून्य न हो, क्योंकि संविदा कैसे आएगी? करार से, और करार जब विदिता प्रवर्तनीय होगा तभी संविदा बनेगी। ठीक है ना, तो संविदा प्रारंभ से शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, हां ये जरूर हो सकता है कि संविदा यानी करार विदिता प्रवर्तनीय था इसलिए हमने उसे संविदा कहा, किंतु आज की डेट पर वो विदिता प्रवर्तनीय नहीं बचा, ये हो सकता है। ठीक है, हमने आपसे मकान बेचने की संविदा की है, आज की डेट पे की। ठीक है ना, संविदा की तो प्रारंभता हम लोगों ने क्या किया? करार। क्योंकि मकान बेचने का करार पूरी तरह वैध है इसलिए विदिता प्रवर्तनीय करार है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हमने मकान बेचने की संविदा की, ये कहा हमने। ठीक है, हमने मकान बेचने की संविदा की, आज की डेट पर यह संविदा है। और ईश्वर न करे भूकंप आया और वो मकान जिसे बेचा जाना था वहां से नदी बहने लगी, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो संविदा जब असंभव हो जाती है, जब संविदा का पालन असंभव हो जाता है तो वो शून्य हो जाती है। जब संविदा उसका पालन असंभव हो जाए तो संविदा शून्य हो जाती है। कहां लिखा? धारा 56 पे जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। धारा 56 एविडेंस, वो एविडेंस करे, धारा 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही कहेगा कि यदि संविदा का पालन असंभव हो जाए, ठीक है, तो संविदा तत्काल शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये मकान बेचने की संविदा या मकान बेचने का करार जब किया गया था तब ये विदिता प्रवर्तनीय था इसलिए संविदा था। लेकिन आज की तिथि पर यह विदिता प्रवर्तनीय नहीं बचा इसलिए यह संविदा शून्य हो गई, यह कहा जाएगा। ये शून्य थी नहीं, क्योंकि शून्य संविदा हो ही नहीं सकती। ठीक है, हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि प्री में ये पूछ दिया जाता है और आप गलत करके आते हैं। संविदा वॉइड एब इनिशियो नहीं हो सकती। ठीक है, संविदा प्रारंभ से शून्य नहीं हो सकती। प्रारंभ से शून्य हमेशा करार होगा। और जो
करार शून्य है वो कभी संविदा बनता ही नहीं। और एक बार वो संविदा बन गया, फिर किसी भी कारण से भले ही कानून में परिवर्तन हो गया, संविदा की विषय वस्तु, हमने मकान के लिए संविदा की थी ना, और भूकंप आया और बाढ़, वहां से नदी बहने लगी, तो संविदा की विषय वस्तु मकान वही नष्ट हो गया। तो संविदा की विषय वस्तु नष्ट हो जाने के कारण संविदा का पालन असंभव हो जाए, ठीक है, या कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके कारण संविदा का पालन असंभव हो जाए, तो जब असंभव होगा तब संविदा शून्य हो जाती है। ये तो हो सकता है कि संविदा शून्य हो जाए, ये संभव है, लेकिन संविदा शुरुआत से शून्य हो ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इस बात को इतना जोर देकर हम समझा इसीलिए रहे हैं कि धर्मोदास घोष, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, ये इसी सूत्र पर आधारित है। वहां इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इस बात को समझे बिना उस बात को समझा ही नहीं जा सकेगा, ठीक है। इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं कि संविदा शून्य कभी नहीं होती है। संविदा प्रारंभ से शून्य हो, यह असंभव हो ही नहीं सकता। प्रारंभ से शून्य करार होता है, और जो करार प्रारंभ से शून्य वो कभी संविदा बनता ही नहीं। हां, यह संभव है कि एक बार संविदा ने जन्म लिया और उसके बाद कोई ऐसी परिस्थिति बनी जिसके कारण से अब वो संविदा विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह गई। तो जिस क्षण वो संविदा विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाएगी, कारण कोई हो, कानून में परिवर्तन हो गया, इससे संविदा का पालन अवैध हो गया, संविदा की विषय वस्तु नष्ट हो गई। अब जब संविदा की विषय वस्तु नष्ट हो गई तो फिर संविदा का पालन कैसे हो, ठीक है ना। अरे चीज ही नहीं बची, जब मकान की जगह पर नदी बहने लगी तो कहां से मकान आए, कैसे उसका पालन हो, ठीक है ना। संविदा की विषय वस्तु नष्ट हो गई। तो किन्हीं भी कारणों से अगर संविदा विदिता प्रवर्तनीय नहीं बची, तो जिस क्षण वो विदिता प्रवर्तनीय नहीं बचती उसी क्षण वो शून्य हो जाती है। शून्य संविदा नहीं होती। हां, यह जरूर है कि संविदा शून्य हो जाए, यह संभव है। संविदा शून्य हो असंभव नहीं, हो ही नहीं सकता। संविदा शून्य हो ही नहीं सकती, शून्य हो नहीं सकती मीनिंग देर में आरंभता शून्य नहीं हो सकती। पहली बार में संविदा शून्य असंभव नहीं हो सकता। संविदा है वो बाद में शून्य हो जाए, ये संभव है, ठीक है, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसको जानना जरूरी है। 2J को कहता है जो संविदा विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती, विदिता प्रवर्तनीय न रहने का कारण क्या है, इससे मतलब नहीं। जो संविदा विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती, इन शब्दों में ही छुपा हुआ है कि संविदा जब की गई थी तो विदिता प्रवर्तनीय थी, नहीं तो संविदा होती कैसे, ठीक है ना। तो जो संविदा विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती है। और तब शब्द के प्रयोग ने और स्पष्ट किया कि संविदा जब की गई थी तब विदिता प्रवर्तनीय थी, ठीक है ना। तो जो शब्दों का पूरा संवर्ग है, ठीक है, जो शब्द समुच्चय है वो अपने आप में क्या कहता है, कहता है जो संविदा विदिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती वह तब शून्य हो जाती है। यानी पहले शून्य नहीं थी, अब तब शून्य हो जाएगी जब वह इस प्रकार प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। तो जिस क्षण वो प्रवर्तनीय नहीं रह गई उसी क्षण वो शून्य हुई, उससे पहले वो शून्य नहीं हुई। इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसको जाने बिना हम लोग धर्मोदास घोष को नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए इसको बताना जरूरी है। इसके बाद धारा 10 ये आएगी, चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि
3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के संबंध में, प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों के संबंध में, ठीक है ना। तो जो मार्जिनल नोट है वही ये कह रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अलग से नहीं पढ़ी जाएंगी, वो प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों के साथ पढ़ी जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि वो किसके संबंध में, प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों के संबंध में, और हम लोगों ने पढ़ा भी उन्हें प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों के साथ ही है। और इसीलिए प्रस्थापना प्रतिग्रहण, वचनदाता वचन ग्रहीता, इसे समाप्त करते करते 10 दिन लग जाते हैं। कारण यह कि सिर्फ प्रस्थापना प्रतिग्रहण नहीं बताया जा सकता, उसके साथ 10 धाराएं 9 धाराएं एक साथ बतानी पड़ती हैं। क्योंकि प्रस्थापना प्रतिग्रहण संसूचना के माध्यम से होगा, संसूचित करोगे कैसे, 3 बताएगा, ठीक है। साथ में प्रतिसंग्रहण संसूचित कैसे करो, वो भी वही बताएगा। आप जिस समय संसूचित करोगे और जिस समय संसूचना पूर्ण होगी, इसके बीच अंतर हो सकता है समय का, तो संसूचना पूर्ण कब होती है ये बताएगा 4। और जब तक संसूचना पूर्ण नहीं हुई तब तक प्रसंग्रहण हो सकता है 5। प्रसंग्रहण करना चाहते हो तो कैसे करो, 6। प्रतिग्रहण करना चाहते हो कैसे प्रतिग्रहण करो ताकि विसंगत प्रतिग्रहण हो जाए। प्रतिग्रहण कब मान लिया जाएगा, करो न करो, मान कब लिया जाएगा, ठीक है। जब प्रस्थापना के साथ दिया गया प्रतिफल तुमने स्वीकार कर लिया तो प्रतिग्रहण मान लिया जाएगा, ठीक है ना। 8 और 9 अभिव्यक्त और विवेक। तो ये चीजें आपको उन्हीं के साथ पढ़नी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने 3 से लेकर 9 तक वहां पढ़ा। और अब एक वैध संविदा, उसकी विशेषताएं क्या है, 10, 11 और 12, इन्हें एक साथ बात करेंगे इन पर, और कल बात करेंगे, देखें।